हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ आरसीसी। आज का टॉपिक है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिज़ाइन कंसेप्ट इसी लेक्चर से शुरू होता है। अब अगर आप शुरू से नहीं समझोगे तो फिर बाद में जाके दिक्कत होगा। सो आप लोगों से ये निवेदन है कि ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एजम्पशंस इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। क्या क्या एजम्पशंस है? ये एजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू। डायरेक्टली आपको ये एजम्पशंस पूछते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, है ना। तो देखते हैं पहला एजम्पशंस क्या है। अ सेक्शन विच इज प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। क्या कहता है ये? इसका मतलब क्या है? इट इम्प्लाइज दैट द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द डेप्थ ऑफ सेक्शन इज लीनियर। थोड़ा इसको डीपली समझते हैं। देखिए, ये एक बीम है। बिफोर बेंडिंग ये जो सेक्शन है इट इज़ 90 डिग्री अलॉन्ग विथ न्यूट्रल एक्सिस, और स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हो ये लीनियर है। मैक्सिमम एट टॉप मोस्ट फाइबर, जीरो एट न्यूट्रल एक्सिस एंड मैक्सिमम एट बॉटम फाइबर। अब ड्यू टू लोडिंग ये जो बीम है कुछ इस तरह बेंड होगा। तो अब देख सकते हैं कि बेंड होने के बाद भी जो सेक्शन है वो 90 डिग्री है विथ न्यूट्रल एक्सिस, एंड द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो लीनियर अलॉन्ग द डेप्थ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एजम्पशंस। ये पहला जो एजम्पशंस है ये डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्ट में आ सकता है कि अ सेक्शन विच इज प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, व्हाट डज इट इम्प्लाइज। तो चार ऑप्शंस रहेगा आपका, आपको सही ऑप्शन चुनना है जो है स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर। नेक्स्ट, द कंक्रीट एंड स्टील आर परफेक्टली बॉन्डेड। क्या कहता है ये? इट इम्प्लाइज दैट स्ट्रेन इन स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेन इन कंक्रीट। बहुत ही सिंपल है। चलिए थर्ड एजम्पशंस में, all tensile stresses and compressive stresses are taken by steel and concrete respectively। इसका मतलब क्या है? जितना भी टेंसाइल स्ट्रेस है वो स्टील कैरी करेगा, और जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो कंक्रीट कैरी करेगा। ठीक है, इसका मतलब जो कंक्रीट जो है, जो बिलो न्यूट्रल एक्सिस जो कंक्रीट है इज इग्नोर्ड, है ना। चलिए नेक्स्ट एजम्पशंस। The stress strain distribution of steel and concrete are linear। क्या कहता है? It implies that stress distribution is also linear like strain distribution। ये एक आरसीसी बीम है और ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, और न्यूट्रल एक्सिस क्या है? न्यूट्रल एक्सिस इज द सीजी ऑफ द सेक्शन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन। ये देखिए आप स्ट्रेन डायग्राम, और ये देखिए स्ट्रेस डायग्राम। क्या है? मैक्सिमम एट द टॉप मोस्ट फाइबर, जीरो एट द न्यूट्रल एक्सिस एंड मैक्सिमम एट द बॉटम फाइबर। ठीक है, स्ट्रेस डायग्राम भी लीनियर है, लीनियरली वेरी करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एजम्पशंस। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज टेकन एज कांस्टेंट। व्हाट डज इट इम्प्लाइज? इट इम्प्लाइज दैट नो क्रीप इफेक्ट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। जो क्रीप कंक्रीट का जो क्रीप इफेक्ट है इट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, है ना। चलिए नेक्स्ट एजम्पशंस। The modular ratio has the value which is equal to 280 by 3 sigma CBC, where sigma CBC is the permissible stress of concrete in bending compression। अब modular ratio क्या है? Modular ratio M is defined as ratio between modulus of elasticity of steel to modulus of elasticity of concrete। M is equal to ES by EC। Clear? अब according to WSM method, M is equal to 280 by 3 sigma CBC। ये फॉर्मूला, ये वैल्यू आपको याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये डायरेक्टली पूछता है। चार ऑप्शन रहेंगे अलग अलग, आपका सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं परमिसिबल स्ट्रेसेस। परमिसिबल स्ट्रेसेस, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट। ये सब वैल्यू जो है ये आपको डिज़ाइन पर्पस के लिए काम आएगा। जब डिज़ाइन करेंगे हम लोग तब ये वैल्यूज परमिसिबल स्ट्रेसेस हम लोग को काम आएगा। तो टेबल नंबर 21 पेज नंबर 81 IS 456 2000 क्या कहता है कि
इस तरफ जो है ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, और परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंप्रेशन, बेंडिंग कंप्रेशन में और डायरेक्ट कंप्रेशन में। बेंडिंग कंप्रेशन में हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा सीबीसी, और डायरेक्ट कंप्रेशन सिग्मा सीसी। देखिए M10 का वैल्यू इन बेंडिंग है 3, इन डायरेक्ट है 2.5। ये जो टेबल है इसको याद नहीं रखना, ये ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएगा। कैसे, मैं दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल M10 परमिसिबल स्ट्रेसेस क्या था, अल्टीमेट स्ट्रेंथ बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ M10 क्या कितना है, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन बेंडिंग कितना है, 3। अब जब डिवाइड करोगे ये जो वैल्यू आएगा 3.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.0, नियरेस्ट इंटीजर में हमने कन्वर्ट किया। तो जो वैल्यू हो गया आपका देखो 3। सिमिलरली इन डायरेक्ट कंप्रेशन फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाज 4। तो 10 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा 2.5, ये देखो 2.5। सिमिलरली M15 के लिए डिवाइड करो 3 से, 5 आएगा, और 4 से डिवाइड करने से 3.8 कुछ आएगा, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 4.0। ठीक है। अब कुछ रिकमेंडेशन है, आईएस को रिकमेंड किया कि ड्यू टू विंड और अर्थक्वेक लोड द अबव परमिसिबल स्ट्रेसेस मे बी इंक्रीज्ड बाय 33.33%। क्यों, देखो ये जो विंड और अर्थक्वेक लोड जो है वो स्ट्रक्चर का लाइफ में बहुत कम बार आता है। ऐसा नहीं है कि डेली एक दिन साइक्लोन हो रहा है दूसरा दिन अर्थक्वेक हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो ये बहुत रेयर है, तो इसीलिए कोड बोला है कि अब जो अबव जो स्ट्रेसेस है इसको बढ़ा सकते हैं बाय 33.33%। ठीक है। चलिए अब देखते हैं परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील। टेबल नंबर 22 पेज नंबर 82 में मिल जाएगा आपको, आईएस 456 2000 में। टाइप ऑफ स्ट्रेसेस इन स्टील रेनफोर्समेंट, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन न्यूटन पर mm स्क्वायर माइल्ड स्टील के लिए, ये Fe 415 के लिए, ये HYSD Fe 500 के लिए। टेंशन में सिग्मा ST, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा ST। अप टू एंड इंक्लूडिंग 20 mm डाया, अगर आपका बार का डायामीटर 20 mm है तो आपका जो माइल्ड स्टील के लिए जो वैल्यू हो जाएगा वो 140 हो जाएगा, Fe 415 के लिए हो जाएगा 230। और अगर आपका डायमीटर ग्रेटर देन 20 mm होता है तब आपका माइल्ड स्टील का जो स्ट्रेसेस हो, परमिसिबल स्ट्रेस हो जाएगा वो 130, और Fe 415 के लिए 230। चलिए कंप्रेशन इन कॉलम्स बार, जब हम लोग कॉलम्स में जब बार से यूज करेंगे उसका स्ट्रेसेस क्या होगा स्टील का, 130 फॉर माइल्ड स्टील एंड 190 फॉर HYSD Fe 415। ये वैल्यू कैसे आता है, ये वैल्यू भी सिमिलरली उसी तरह से आता है कि परमिसिबल स्ट्रेस इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है 1.78। तो अगर आप फॉर माइल्ड स्टील Fe 250, अगर 250 को 1.78 से डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट 140 आएगा आपका। ठीक है। चलिए अब ये जो HYSD Fe 500 है इसमें क्या कहता है कि द परमिसिबल स्ट्रेसेस इन direct tension and flexure tension shall be equal to 0.55 Fy, where Fy is characteristic strength of steel। ठीक है, इसको थोड़ा याद करना है ये सब वैल्यू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड और इक्विवेलेंट सेक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए अब देखो व्हाई डू वी नीड ट्रांसफॉर्म्ड और इक्विवेलेंट सेक्शन, हम लोग को क्यों चाहिए इक्विवेलेंट सेक्शन। ध्यान से सुनिएगा, आरसीसी क्या है, आरसीसी बीम इज अ कंपोजिट सेक्शन, आरसीसी बीम इज अ कंपोजिट सेक्शन, है ना। इसका मतलब डिफरेंट दो मटेरियल्स होगा, क्या क्या दो मटेरियल्स है, एक कंक्रीट है और दूसरा स्टील है। अब जब हम लोग डिजाइन करेंगे
कंपोजिट सेक्शन क्या होगा, ये डिज़ाइन पर कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। तो इसीलिए टू मेक द कैलकुलेशन ईजियर द कंपोजिट सेक्शन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ इक्विवेलेंट होमोजेनियस सेक्शन, है ना। मैं लिख देता हूँ इसको, टू मेक द calculation easier, the composite section is transformed into equivalent homogeneous सेक्शन। क्लियर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपोजिट सेक्शन अगर डिज़ाइन करेंगे तो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है लेकिन डिफ़िकल्ट है, और वो उसी डिफ़िकल्ट को ईजियर करने के लिए हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू अ इक्विवेलेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए ये डायग्राम देखिए, एक बीम है, बीम का सेक्शन है ये। ठीक है, क्या है, ओवरऑल डेप्थ है कैपिटल डी, विड्थ ऑफ द बीम इज बी, और ये आपका न्यूट्रल एक्सिस विच इज एट अ डेप्थ एक्स। ठीक है, और ये डी क्या है, ये डी इज स्मॉल डी इज इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, और इफेक्टिव डेप्थ क्या है, ओवरऑल डेप्थ डी माइनस इफेक्टिव कवर। एक नया टर्म आया, इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर क्या है, इफेक्टिव कवर इज इक्वल टू क्लियर कवर प्लस हाफ ऑफ डाया ऑफ बार। जो बार आप यूज़ करोगे उसका हाफ, मतलब थोड़ा मैं डायग्राम से समझा देता हूँ इसको। ये है आपका सेक्शन, तो ये सेंटर यहाँ से इस डेप्थ को कहते हैं इफेक्टिव कवर, और ये है यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस जो है ये है क्लियर कवर। ठीक है, तो इफेक्टिव कवर मैं बोल सकता हूँ कि क्लियर कवर प्लस हाफ ऑफ डाया, है ना। चलिए शुरू करते हैं, ये ट्रांसफॉर्म सेक्शन समझने में समझना है हम लोग को। ठीक है, अब देखो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में सेकेंड एजम्पशन क्या था, सेकेंड एजम्पशन था द कंक्रीट एंड स्टील आर परफेक्टली बॉन्डेड। कंक्रीट एंड स्टील इज परफेक्टली बॉन्डेड, मतलब स्ट्रेन ऑफ स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट। क्लियर। चलिए इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा एस बाई ई एस इज इक्वल टू सिग्मा सी बाई ई सी, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, देयरफॉर आई कैन राइट स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय ई, है ना। सो सिग्मा एस बाय ई एस इज इक्वल टू सिग्मा सी बाय ई सी। अब इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा एस इज इक्वल टू ई एस बाय ई सी इंटू सिग्मा सी। अब देखो ये क्या है, ये मॉड्यूलर रेशियो है ई एस बाई ई सी, मैंने थोड़ा देर पहले बताया। देयरफॉर ई एस में लिख सकता हूँ ई एस इज इक्वल टू एम इंटू
EC, है ना। it means stress in steel is m times stress in concrete। क्लियर, ठीक है। चलिए अब इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट मुझे कन्वर्ट करना है। देखो जब भी हम लोग इक्विवेलेंट सेक्शन में कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो अब मैं इसको बोल सकता हूँ स्ट्रेसेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए अब सिग्मा सी विल बी इक्वल टू सिग्मा एस बाय एम, यहाँ से, है ना। तब यहाँ पे जो स्ट्रेस हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा एस बाई एम। क्लियर, और यहाँ आपको पता ही है सिग्मा CBC इन बेंडिंग परमिसिबल स्ट्रेसेस। क्लियर, यहाँ समझ में आ गया। किसमें कन्वर्ट किया हम लोग, इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। स्ट्रेसेस का जो स्ट्रेसेस परमिसिबल स्ट्रेसेस ऑफ स्टील इज कन्वर्टेड टू परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ स्टील को कैसे कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ कंक्रीट। देखते हैं, एक मिनट। चलिए क्या जो डेरिवेशन क्या आया था, सिग्मा एस इज इक्वल टू एम सिग्मा सी, है ना। अब मैं इसको लिख सकता हूँ स्ट्रेस इज लोड बाय एरिया, तो पी एस बाय एरिया ऑफ स्टील AST इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एम पी सी बाय एरिया ऑफ कंक्रीट। अब देखो जो लोड जो पड़ेगा वो पी एस विल बी इक्वल टू पी सी, लोड तो सेम रहेगा तो ये दोनों कट जाएगा। अब मैं लिख सकता हूँ इसको कि ए सी इज इक्वल टू एम इंटू AST। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर मैं एरिया ऑफ स्टील को इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ कंक्रीट कन्वर्ट करूंगा तो मुझे एम से मल्टीप्लाई करना होगा, और एम क्या है, मॉड्यूलर रेशियो। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से, therefore the concept of modular ratio makes it possible to transfer the composite section into an equivalent homogeneous section। क्लियर, अब इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया क्या हो जाएगा, देखो EQC क्या होगा, एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस एरिया ऑफ कंक्रीट इन टर्म्स ऑफ स्टील। ठीक है, एक मिनट तुम उस फिगर में आ जाओ। अब देखो मैंने ये एरिया निकाल लिया, ये एरिया कितना कितना हो गया, MAST इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, और ये जो एरिया होगा ये एरिया क्या होगा, ये एरिया कंक्रीट का एरिया B इंटू एक्स, विड्थ इंटू डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इतना पोर्शन के लिए एरिया, है ना। ठीक है, अब आ जाओ
अब यहाँ पे देखो एरिया ए इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ए सी प्लस एम ए एस टी। अब ए सी को मैं लिख सकता हूँ ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील, ये पोर्शन हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ द कंक्रीट प्लस एम ए एस टी। अब मैं इसको अरेंज करके लिख सकता हूँ कि ए प्लस एम माइनस वन इंटू एस टी। ठीक है, ये हो गया मेरा इक्विवेलेंट एरिया, टोटल एरिया, है ना। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक ख़त्म करते हैं। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और जो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो है एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।